हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 12 हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी कि जो नेचर है वो कैसे सामंजस्य से वर्क करती है। प्रोब एंड पॉन्डर, खोजें और विचार करें। तो अब हम करते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग। How might the loss of forest cover and changes in rainfall patterns lead to elephants to enter human farms and villages? कि किस तरीके से जंगलों के लॉस होने से, ठीक है, जंगलों के घटने और बारिश के पैटर्न में चेंजेस से जो एलिफेंट है वो मानव खेतों और गांव में क्यों और कैसे आ सकते हैं। इमेजिन यू आर अ ट्री इन अ डेंस फॉरेस्ट। इमेज कीजिए कि, ठीक है, आपने कल्पना करनी है कि आप एक घने जंगल में चल रहे हैं। वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वुड यू हैव विद वाटर, सनलाइट, अदर एनिमल्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो जंगल के घटकों जैसे कि पानी हो गया, सनलाइट होगी, ठीक है, अदर एनिमल्स हो गए या अन्य जो भी जीव है उनके बीच आप किस प्रकार की रिलेशन देखेंगे। डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमंस? क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी बिना इंसानों के थ्राइव कर सकती है? कैन ह्यूमन सर्वाइव विदाउट द अर्थ? क्या मनुष्य पृथ्वी के बिना जीवित रह सकते हैं? इफ टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स compete फॉर द सेम फ्रूट हाउ माइट देयर वे ऑफ लिविंग चेंज ओवर टाइम? कि यदि दो पक्षी, ठीक है, दो प्रकार के पक्षी एक ही फ्रूट के लिए कॉम्पीट करें, कंपटीशन करें, प्रतिस्पर्धा करें, तो टाइम के साथ उनके रहने सहने के तरीके में कैसे चेंजेस आ सकता है। कैन ह्यूमन एक्शंस कोज नेचुरल डिजास्टर्स? क्या मनुष्य के जो ये एक्शन है इंसान के वो नेचुरल डिजास्टर्स को ओवरकम कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं? तो आपको शेयर योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को आपको शेयर करना है। आगे देखते हैं। In several parts of India, particularly in states like Odisha, Jharkhand, West Bengal, Assam and Chhattisgarh, elephants often enters farm and villages। कि भारत के कई हिस्सों में जैसे कि विशेषकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हाथी अक्सर खेतों और गांवों में एंटर कर जाते हैं। When vegetation is scarce and water holes dry up in their natural habitat, elephants may wander into nearby farms or plantations in search of food like bananas and sugarcane। कि जब उनके जो प्राकृतिक आवास है, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है, उनमें जब क्या होता है वनस्पति वेजिटेशन कम हो जाती है और पानी की जो सोर्स है वो सूख जाते हैं, तो देखो अब उनको अपना खाना पीना तो करना ही है। तो हाथी केले और गन्ने जैसे भोजन की तलाश में पास के खेतों या जो भी, ठीक है, खेतों में या जो भी फार्म वगैरह होते हैं या प्लांटेशन है उनमें भटक सकते हैं। This can lead to in crop damage and at times even harm people and domestic animals। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है और कई बार लोगों और पालतू जानवरों को भी हानि पहुंच सकती है। चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। बारिश और टेम्परेचर में चेंजेस से हमारी जो वेजिटेशन है उस पर भी असर पड़ता है। कटिंग डाउन ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स मेक इट वर्स। और सड़कों और इमारतों के बनने के लिए, ठीक है, उनको बनाने के लिए पेड़ों को काटना, है ना, अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये क्या करता है कि ये और भी ज्यादा स्थिति को खराब कर देता है। दिस लीड्स टू द श्रिंकिंग एंड ड्राइंग ऑफ फॉरेस्ट, द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स। इससे जंगलों का सिकुड़ना और सूखना शुरू हो जाता है, जो जानवरों का नेचुरल हैबिटेट होता है, उनका घर होता है। When forests cannot support wildlife, animals tend to move into human habitats। और जब जंगल वन्य जीवों को सहारा नहीं दे पाते हैं तो जानवर क्या करेंगे। देखो अगर जंगल ही नहीं होंगे जानवरों के रहने के लिए तो जानवर क्या करते हैं, इंसानों की बस्तियों की ओर जाने लगते हैं। Elephants are adapted to forest life, but sudden changes make it hard for them to survive। कि जो एलिफेंट है जंगल की जीवन के अनुकूल होते हैं, लेकिन अचानक जो चेंजेस होती हैं उनके कारण उनके लिए जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
Wildlife ecologists have identified and marked corridors in many parts of the country to allow safe movement of animals. कि जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं, वन्यजीव परिस्थितिविदों ने देश के कई हिस्सों में जानवरों की सुरक्षा के लिए कॉरिडोर यानी मार्ग, ठीक है, चिन्हित और निर्धारित किए हैं। ठीक है, क्या किया है उन्होंने? मार्ग कॉरिडोर किया बहुत से कंट्री के पार्ट में, ताकि उनकी क्या है, टू अलो सेफ मूवमेंट, उनकी मूवमेंट क्या है, सेफ हो सके। These corridors correct forest habitats, enabling wildlife such as elephants to travel in need between large forest areas without coming into conflict with human settlements. और ये कॉरिडोर जंगलों को जोड़ते हैं, जिससे हाथियों जैसे वन्यजीव जरूरत पड़ने पर बड़े जंगल के एरिया के बीच सुरक्षित रूप से आ जा सके, बिना मानव बस्तियों से टकराए। दिस चेन ऑफ इवेंट्स शोज हाउ क्लोजली नेचर्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। और ये जो चेन है, इन जो भी इवेंट की चेन है, ये दिखाती है कि जो नेचर के एलिमेंट्स है कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शंस वी मस्ट स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ऐसे ऐसे जो पारस्परिक संबंध हैं, इंटरकनेक्शंस हैं, इनको समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है 12.1, हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग। कि हम अपने परिवेश का एक्सपीरियंस और इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं। You have learnt in Curiosity, Grade 6 chapter Diversity in the Living World that different habitats have different kinds of plants and animals. कि आपने क्यूरियोसिटी क्लास 6 के चैप्टर, आपके पास चैप्टर था 6 में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपने सीखा है कि अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और जानवर होते हैं। अब देखो हमें बताना कि हैबिटेट होता क्या है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ से शुरू हो जाता है हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट इज अ सिंपली प्लेस। हैबिटेट एक क्या है, सिंपल जगह होती है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे कि जो कोई जीव है वो क्या करता है, रहता है। ठीक है, जानवर कोई भी जीव है वो वहाँ पे रहता है। इट कुड इवन बी जस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, ये पेड़ की छाल जितना छोटा भी हो सकता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशंस दे लिव इन। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखते हैं और अपने आसपास की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए क्या बना के रखते हैं, अनुकूलन बनाए रखते हैं। ठीक है, explore to nearby habitats and identify both the living organisms and the non-living components in each। अब एक्सप्लोर करना है दो नियर बाय हैबिटेट, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट उन में से, ठीक है, प्रत्येक में से आपको। तो देखते हैं, हमारे पास है आगे एक्टिविटी 12.1, लेट अस एक्सप्लोर। आइए एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लोर द हैबिटेट इन ग्रुप्स विद योर टीचर। आपको एक्सप्लोर करना है हैबिटेट को ग्रुप में, और किसके साथ करना है, अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, तो देखिए, आइडेंटिफाई टू हैबिटेट्स इन योर सराउंडिंग। आपको दो हैबिटेट को अपने सराउंडिंग में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दिस कुड बी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ भी, कोई भी दो हो सकते हैं इनमें से। पॉन्ड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल फार्म हो सकता है, और इवन अ लाइक ट्री लाइक बनियान, मैंगो, ठीक है, पीलखान, वाइट फिग ट्री, ठीक है, ये हो सकते हैं। लिस्ट द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व इन दिस हैबिटेट। अब देखो, आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है जो आपने इन हैबिटेट्स में क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, आपको उनको क्या करना है, लिस्ट करना है उनका, उनके बारे में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 12.1। और जो भी आपने ऑब्जर्व किया है आपको उसको किस में करना है, टेबल 12.1 में करना है, राइट। ठीक है, तो देखो, टेबल 12.1, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टू हैबिटेट्स, के अलग अलग कंपोनेंट्स दो हैबिटेट के। अब देखो, पॉन्ड दिया में और फॉरेस्ट दिया, ठीक है, थोड़ा हम इसको देखते हैं।
ये हमें पॉन्ड हैबिटेट दिया है और यहाँ फॉरेस्ट हैबिटेट दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो जो चीजें दिखाई दे रही, जैसे अब देखो उन्होंने लिविंग में लिखा है फिश, ठीक है, चलो यहाँ पे लिविंग में इन्होंने फिश लिख दिया, ठीक है। और नॉन लिविंग में क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, नॉन लिविंग में इन्होंने लिखा है वाटर। ऐसे ही हमें भी बाकियों की क्या करना है, इनके नेम को राइट करना है। और देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोटस दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लोटस लिख सकते हो। ये कछुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटोइज राइट कर सकते हो। और क्या दिख रहा है, फ्रॉग दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉग लिख दिया, ठीक है। अब नॉन लिविंग चीजों में क्या दिख रहा है आपको, पानी है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, हवा है, ठीक है, और क्या है, छोटे छोटे से पत्थर हैं, स्टोन है, तो मैंने ये चीज़ें राइट कर दी। अब ऐसे ही कह रहा है फॉरेस्ट में आपको क्या-क्या दिखाई दिया? फॉरेस्ट में क्या-क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? देखो ट्री दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, ग्रास हो गया, बर्ड्स हो गए, है ना? एनिमल्स हो गए, तो ये सब हमारे क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। इनका इन्होंने दिया है, अब नॉन लिविंग में हमें क्या है? खुद से राइट करना है कि वहाँ पे और क्या-क्या है। तो देखो वाटर है, सनलाइट है, ठीक है? ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? एयर लिख लो। तो ये है आपके लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो कि हमने यहाँ पर देखा इन्हें। अब देखें व्हाट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू ऑब्जर्व इन द टू हैबिटेट्स इन एक्टिविटी 12.1। अब देखो जो हमने 12.1 जो हमने पीछे एक्टिविटी की है, ठीक है, उसके आगे हमने टेबल यहाँ पे राइट की है। तो ये कह रहा है कि क्या कॉमन एक्टिविटी है जो दोनों में आपको सेम लगे, पॉन्ड में भी और फॉरेस्ट में भी। The similarities are that both habitats have living beings as well as non-living being. Similarity ये है कि दोनों की दोनों habitat में living और non-living चीजें मौजूद हैं. However, the types of living beings are different and the non-living things also vary. और लेकिन जीवित चीजों के प्रकार अलग होते हैं और नॉन लिविंग चीजें भी क्या होती है, वो अलग अलग होती हैं. The living being you have recorded in table 12.1 are termed as the बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कह रहा है कि जो लिविंग बीइंग आपने इस टेबल में देखा है, ठीक है, जो भी हमारी लिविंग बीइंग है ना, इसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग वाली, वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। Have you wondered why some organisms live in on land while others live in water? कि क्या आपने सोचा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो जमीन पर रहते हैं और कुछ पानी में क्यों रहते हैं? एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड स्पेसिफिक कंडीशंस टू सर्वाइव। क्योंकि देखो हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन सी दैट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस। तो इस एक्टिविटी से हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि अलग अलग हैबिटेट अलग अलग उनके लिए क्या है कि अलग अलग हैबिटेट ऑफर करती है अलग अलग लिविंग कंडीशन को, अलग अलग कंडीशंस को। इन एक्टिविटी 12.1 यू लिस्टेड फिश एज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा, ठीक है, आपने क्या देखा कि जो पॉन्ड है उसमें मछली है, मछली को हमने बायोटिक कंपोनेंट के रूप में सूचीबद्ध किया है ना, उसके रूप में लिस्ट किया है। हाउ डू फिश सर्वाइव इन अ पॉन्ड। तो मछली इसके पॉन्ड के अंदर कैसे सर्वाइव करती है। पॉन्ड प्रोवाइड्स, पॉन्ड देता है, फूड देता है, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड स्पेस टू ग्रो, जगह देता है उसको ग्रो करने के लिए। कंडीशंस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है उन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। फिश ऑब्टेन देयर बायोटिक नीड्स, मछली को जरूरत होती है अपनी बायोटिक नीड्स की, जैसे कि खाना हो गया, फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल, छोटे छोटे प्लांट्स और जानवरों से लेता है। एंड अबायोटिक नीड्स, और अबायोटिक नीड्स होती है, ठीक है। अबायोटिक कौन से होती है, जो नॉन लिविंग है, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम वाटर, ठीक है, पानी से वो क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। Other living beings also inhabit the pond, such as frogs, fresh turtles, snakes, dragonflies, mosquito, snails, and ducks, along with plants like algae, diatoms, duckweeds, and lotus. तो क्या कह रहा है, तालाब में और भी जीव रहते हैं,
ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज हो गए हैं, ठीक है, सांप हो गया, मच्छर हो गया, घोंगे हो गए, बतख हो गए, और साथ ही जैसे कि एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, डाइटम हो गया, डकवीड हो गया, और लोटस जैसे प्लांट भी वहाँ पाए जाते हैं। दे ऑल इंटरैक्ट विद द अदर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी जीव और पौधे अपने आसपास मौजूद जो भी लिविंग और नॉन लिविंग हैं, जो उनके साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। प्रेजेंट इन द प्लेसेस वेयर दे ग्रो एंड थ्राइव, और ये उन्हीं के सहारे और फलते, बढ़ते और फलते फूलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, each habitat has its own biotic components and physical conditions, air, sunlight, water, temperature and soil। कि जो हर हैबिटेट के अपने बायोटिक कंपोनेंट और फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर, टेम्परेचर और सोइल। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट में यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम हैबिटेट में रह रहे होते हैं, वो यूज करते हैं उन रिसोर्सेज का अलग अलग तरीकों से। अ फॉरेस्ट माइट बी वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। और जंगल है, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो जंगल है दिन में गर्म और रात में ठंडा हो सकता है। A snake that comes out at night and a rodent active during the day both live in the same habitat but they face different conditions। अब क्या कह रहा है कि देखो, एक सांप जो रात में बाहर आता है और एक जो रोडेंट होते हैं जैसे चूहा हो गया, ठीक है, वो दिन में एक्टिव रहता है। दोनों एक ही हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन वो फेस करते हैं अलग अलग क्या है, कंडीशंस को। ठीक है, दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोएग्जिस्ट इन हार्मनी इन द सेम हैबिटेट। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही हैबिटेट में कोएग्जिस्ट करते हैं, सामंजस्य से, एक दूसरे के सामंजस्य से साथ रहते हैं। 12.2, वो ऑल लिव टुगेदर इन नेचर। कि नेचर में कौन कौन साथ रहते हैं। यू हैव ऑब्जर्व फिश इन अ पॉन्ड इन एक्टिविटी 12.1। यानी कि 12.1 एक्टिविटी में आपने मछलियों को देखा है ना तालाब में। डिड यू सी ओनली अ सिंगल फिश, क्या आपने उसमें एक ही मछली देखी थी। मोस्ट लाइकली यू मे हैव सीन मैनी फिश ऑफ द सेम काइंड। सब पॉसिबिलिटी है, हाँ संभावना है कि आपने एक ही टाइप की बहुत सी मछलियां देखी होंगी। दिस ग्रुप ऑफ फिश ऑफ द सेम काइंड लिविंग टुगेदर इन अ पॉन्ड हैबिटेट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिश। एक ही टाइप की मछलियां जो एक ही हैबिटेट में साथ रहती हैं, उन्हें उस स्पेशल या उन्हें उस पर्टिकुलर फिश की क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सिंगल हैबिटेट। इसी तरह हम किसी एक हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का क्या कर सकते हैं, को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्टिविटी 12.2, लेट अस रिकॉर्ड। आइए हम रिकॉर्ड बनाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसकी पॉपुलेशन को, एक पर्टिकुलर टाइप की प्लांट को। कैसे, बाय काउंटिंग देम, उनको गिनकर, एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, एक जगह पर और टाइम से, टाइम पर। अब देखो हमें क्या करना है, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 4 to 5 ग्रुप्स। आपको क्या करना है, स्टूडेंट को 4-5 ग्रुप में बांटना है। ईच ग्रुप में आइडेंटिफाई एंड टू ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। हर ग्रुप, ठीक है, हर ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा 2 ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स हो सकता है या जानवर, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। मार्क एन एरिया ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इन योर स्कूल गार्डन। अपने स्कूल के बगीचे में 1 इंटू 1 मीटर का एरिया आपको मार्क करना है। आइडेंटिफाई 4 ऑर्गेनिजम्स इन दिस एरिया एंड काउंट दियर नंबर। आइडेंटिफाई करना है आपको 4 ऑर्गेनिजम्स को अपने इस एरिया के, और काउंट करने हैं उनको, उनके नंबर को। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन टेबल 12.2। अब जो ऑर्गेनिज्म की संख्या है उसे टेबल 12.2 में रिकॉर्ड करें। कंपाइल द डाटा फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स के डाटा को मिलाएं। तो देखो अब टेबल दी गई हमारे पास 12.2, नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया गया है
नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्या है एट अ गिवन स्पेस एंड टाइम। तो देखो जैसे मान लो इन्होंने लिखा है अभी प्लांट वन, ठीक है, मान के चलो आपने लिख दिया कि प्लांट वन, आपने क्या है यहाँ पे आपने ग्रास लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिख दिया मिंट, ठीक है। आगे एनिमल कह रहा है कि कौन सा है, हमने लिख दिया यहाँ पे ये। नेक्स्ट है अर्थवर्म, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन कितनी, देखो ग्रास की 20, मिंट की 5, इसकी मैंने लिख दी 10, यहाँ मैंने लिख दिया 6, ठीक है। अब देखो इन द गिवन एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 20, पॉपुलेशन है 20 किसकी, ग्रास की, ग्रास प्लांट की, एंड इज ओनली 5, और ओनली 5 क्या है, मिंट प्लांट, इन द सेम 1 × 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। From activity 12.2, we can explain that the population is a group of the same type of organisms in a habitat at a given time. Activity 12.2 से हम समझ सकते हैं कि population किसी habitat में एक ही प्रकार के organism का group होता है, ठीक है, जो किसी निश्चित समय पर वहाँ पर क्या होते हैं, present होते हैं। कैन अ हैबिटेट हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या किसी हैबिटेट में सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म रह सकता है। व्हाट माइट हैपन देन, अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द सेम, अगर सभी ऑर्गेनिज्म सेम हैं, दे वुड हैव द सेम रिक्वायरमेंट, तो उनकी ज़रूरतें सेम होंगी, फूड वाटर, उनको स्पेस चाहिए होगा, लीडिंग टू कंपटीशन एंड पॉसिबल स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और रिसोर्सेज की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। बट एज डू यू थिंक वुड हैपन, तो आपके अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है। In activity 12.1 and 12.2, you observe that different group of organisms live together in a habitat. क्या कह रहा है कि एक्टिविटी 12.1 और 12.2 में आपने देखा है कि एक ही हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म के जो समूह हैं, ग्रुप हैं, वो क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। अ कम्युनिटी comprises different populations sharing the same habitat, और जो एक समुदाय है वो अलग अलग पॉपुलेशन से मिलकर बनता है जो एक ही हैबिटेट में रहती हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट सच एज द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी। तो देखो क्या कह रहा है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है किसी हैबिटेट में, जैसे कि प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एक साथ फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी को बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट एंड डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल, और ये ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, मतलब संपर्क रखते हैं एक दूसरे से, और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, किसके लिए, जीवित रहने के लिए। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड यू, आपने अपने आसपास रंग बिरंगे खिले हुए फूल देखे होंगे। हैव यू एवर लुक क्लोजली एट दियर पार्ट्स, क्या आपने कभी उनके पार्ट्स को ध्यान से देखा है। अ फ्लावर हैज अ स्टॉक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेपर्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो प्लांट है, सॉरी फ्लावर है, एक फ्लावर में एक स्टॉक होता है, डंठल होता है, और ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेपल कहते हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, कलर्ड पेटल्स हो गए, रंग बिरंगी पंखुड़ियां, एंड टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कौन से, एक तो होता है कार्पेल, ठीक है, कार्पल होता है फीमेल, एंड स्टेमन, स्टेमिन होता है मेल पार्ट। अब देखो स्टेमिन है जो बस्ट रिलीज येलो डस्ट लाइक पोलन ग्रेन, स्टेमन है फटकर पीले धूल जैसे पोलन ग्रेन्स को छोड़ते हैं। विंड, water insects, bats and birds helps carry pollen from the stamen to the carpel of the same and different flowers. और हवा, पानी, कीड़े या जो भी बैट या बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मदद करते हैं पोलन को, कहाँ से, स्टेमिन से कार्पल तक, ठीक है, कार्पेल तक एक ही फूल या अलग फूल में पहुंचाने में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, ठीक है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, जो कि आपने लास्ट क्लास में भी रीड किया था। इट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, और ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है किस लिए, फलों और बीजों के बनने के लिए। 12.3 डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर, कि क्या किसी समुदाय में हर ऑर्गेनिज्म महत्वपूर्ण होता है। Let us find out the role of different organisms in a community. चलो आइए किसी समुदाय में अलग अलग जीवों की रोल को जाने। एक्टिविटी 12.3 लेट अस रीड, आइए पढ़ें। Researchers conducted a study to see how fish in ponds affect seed production in the plants nearby. जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये जानने के लिए स्टडी किया कि तालाब में रहने वाली मछलियाँ आसपास के पौधों में बीज के जो सीड की प्रोडक्शन को कैसे प्रभावित करती है। दे ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया टू पॉन्ड्स, ठीक है, दो पॉन्ड लिए, ए विथ फिश एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड इट। तो उन्होंने क्या लिया, देखो ए लिया, ए जिसमें क्या थी, बहुत सी फिश थी, ठीक है, और बहुत से फ्लावर लगे हुए थे, ठीक है। बी लिया था विदाउट फिश, बिना फिश के, एंड फ्यूअर फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड इट। बी में क्या था कि जो फिश थी, ठीक है, बिना फिश के मछलियां थी नहीं, और फ्लावर्स थे देखो बहुत ही कम है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से लिया। थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशंस, तो अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया, तो क्या कह रहा है कि रीजन सोचिए इनके ऑब्जर्वेशंस के लिए। कंपेयर द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज बीज, कंपेयर करना है जो जितने भी ड्रैगन फ्लाई बी बटरफ्लाई हैं इन बोथ द पॉन्ड्स, दोनों पॉन्ड में कितने हैं। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज बटरफ्लाइज, क्या आप कोई रिलेशनशिप ढूंढ पाए हो किसके बीच में, बीज के बीच में, बीज बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई के बीच में। वी ऑब्जर्व दैट इन पॉन्ड ए, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पॉन्ड ए है जिसमें कि मछलियां हैं, वहां पे जो ड्रैगन फ्लाइज है वो बहुत ही कम थे, किसके कंपैरिजन में, पॉन्ड बी के कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई है ना, बट यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ए वाली में क्या है, कम है, पर बी वाली में देखो कितनी है ना, तो ए की कंपैरिजन में बी में क्या है, ड्रैगन फ्लाई ज्यादा है। तो वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो क्या है, फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, जो मछलियां होती हैं वो ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को खाती है, इसलिए पॉन्ड विथ फिश एट फ्यूअर ड्रैगन फ्लाई, इसलिए जहाँ पे अब देखो यहाँ पे मछलियां ज्यादा हैं तो वो तो ड्रैगन फ्लाई को के लार्वे को खा जाएगी, तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई क्या होगी, कम होगी। और जबकि जो पॉन्ड बी है यहाँ पे फिश तो है ही नहीं है ना, तो इनके लार्वा सेफ रहेंगे, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ड्रैगन फ्लाइज यूजुअली ईट फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई क्या खाती है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई होती है वो मक्खियां होगी, ठीक है, बीज मधुमक्खियां होगी, तितलियां विद फ्यूअर, ठीक है, उनको खाती है। विद फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज मोर बीज फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज वर फाउंड। अब क्या कह रहा है कि अगर कम ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, मोर बीज, अब देखो ड्रैगन फ्लाई अगर कम हुई तो मधुमक्खियाँ, तितलियाँ ये सब क्या होंगी, ये क्या होंगी, ज्यादा होंगी, है ना, क्योंकि उसको खाने वाले कम है। These insects help pollinate flowers from nearby areas, moving pollen from one flower to another. और ये जो इंसेक्ट है, अब देखो कि अगर बटरफ्लाई क्या हुई, सॉरी अगर ड्रैगन फ्लाई कम हुई तो हमारी जो मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, वो ज्यादा होंगी, और ये जो इंसेक्ट है ये मदद करेंगे पॉलिनेट करने में फ्लावर्स को एक से दूसरे में, विच हेल्प्स प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, जिसकी वजह से सीड की, बीज की प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। सो फ्लावर नियर पॉन्ड, इसीलिए जो फ्लावर होते हैं किसके नियर, पॉन्ड के नियर, विद फिश और मछलियों के साथ, वो प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा सीड्स, ठीक है, किसकी कंपैरिजन में, नियर पॉन्ड्स विदाउट फिश, किसकी कंपैरिजन में, जो बिना मछलियों की पॉन्ड होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया इसको। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज द स्टडी शो। अब देखो जो स्टडी किया वो क्या शो करता है, हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड अफेक्ट द सीड प्रोडक्शन इन नियर बाय प्लांट्स, कि तालाब में मछलियों की जो संख्या है वो पास के पौधों की
सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करती है। दिस स्टडी शोज हाउ बायोटिक कंपोनेंट, ये स्टडी शो करती है कि कैसे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, फिश, ड्रैगन फ्लाइज, पोलिनेटर्स, प्लांट और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है जैसे टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इंटरेक्ट विथ एंड इंटरेक्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सिमिलरली कैन ओवर फिशिंग बाय ह्यूमन चेंज दिस बैलेंस। अब क्या कह रहा है कि सेम क्या मनुष्य द्वारा ज्यादा मछली पकड़ना इस बैलेंस को बदल सकता है। हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो कि इट में अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द हैबिटेट। आप कैसे सोच सकते हो कि ये हैबिटेट के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट को अफेक्ट कर सकता, उसको प्रभावित कर सकता है। 12.4 What are the different types of interactions among organisms and their surroundings? कि जीवों और ठीक है क्या डिफरेंट टाइप हैं, डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन है किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स और उसके आसपास, ठीक है आसपास मतलब उसके परिवेश में। तो देखते हैं इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में यू लर्न अबाउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। देखो क्लास 7 में क्यूरियोसिटी बुक में हम ये सीख चुके हैं कि कैसे प्लांट और जानवरों को जरूरत होती है किसकी, एयर की, वाटर की, सॉइल की, सनलाइट की, किसके लिए, ग्रो करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द बायोटिक कम्युनिटी डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बायोटिक कम्युनिटी है वो डिपेंड करता है किस पे, नॉन लिविंग चीजों पे, ठीक है। और जो उन पे डिपेंड करता है जो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हमने बोला था ना नॉन लिविंग क्या हमारे अबायोटिक है, ठीक है, फॉर दियर सर्वाइवल, उनके जीवित रहने के लिए क्या है कि अब देखो लिविंग नॉन लिविंग पे क्या है, डिपेंड है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर न्यूट्रिशन। अब देखो प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है किस चीज के लिए, और न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। दीज आर इंटरेक्शंस अमंग द बायोटिक कंपोनेंट, और ये क्या है, इंटरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इंटरेक्शन है किसके बीच में, बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। बोथ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, दोनों टाइप की इंटरेक्शंस हैं किसकी, बायोटिक कंपोनेंट्स और किस, ठीक है, एंड बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन एनी हैबिटेट। तो क्या कह रहा है, जो बायोटिक बायोटिक है या बायोटिक और अबायोटिक है जो, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, ये किसी भी हैबिटेट में जीवित रहने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लुक एट फिगर 12.5 एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई इंटरेक्शंस अमंग बायोटिक कंपोनेंट। फिगर 12.5 को देखिए और ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करने की, क्या आइडेंटिफाई करने की, इंटरेक्शन, ठीक है, किसके बीच में, बायोटिक कंपोनेंट्स के और बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, बेस्ड ऑन योर लर्निंग, अपनी लर्निंग के बेस पे टिल नाउ, अभी यानी जो भी जितना आपने सीखा अपनी लर्निंग के बेस पे आपने उसको क्या करना है, आपने उसे करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 12.4 लेट अस रिलेट एंड आइडेंटिफाई, आइए रिलेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो जो किसके बेस पे जो आपको क्राइटेरिया दिया है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स शोन इन फिगर दिस। जो भी आपको क्राइटेरिया गिवन है उसके बेस पे आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्राइब करना है इंटरेक्शन किसके बीच में, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। क्राइटेरियन 1, अब देखो फर्स्ट में क्या दिया, इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन करनी है। डी इसमें इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करेगा लाइफ प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। सेकंड है क्राइटेरियन 2, इंटरेक्शन करना है इसमें बिटवीन टू अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है,
पहले में तो क्या था, बायोटिक और अबायोटिक दोनों के दोनों अलग थे। अब इसमें हमें दोनों के दोनों अबायोटिक कंपोनेंट्स लेना है। दिस में इन्फ्लुएंस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैबिटेट। ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा, ये किसी भी हैबिटेट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। क्राइटेरियन 3, इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट। इंटरेक्शन है ये किसके बीच में, बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। दिस में इन्फ्लुएंस द, ये इन्फ्लुएंस करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये इन्फ्लुएंस करेगा किसकी उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो रिसोर्सेज की नीड है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और रिप्रोडक्शन। रिलेट योर लर्निंग विद योर ऑब्जर्वेशंस। आपको अपनी लर्निंग को क्या करना है, रिलेट करना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 12.3। और जो भी आपने रिकॉर्ड किया है अपनी ऑब्जर्वेशंस, उनको टेबल 12.3 में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, सही जगह पर। टेबल 12.3 इज फिल्ड विद एग्जांपल्स फॉर योर रेफरेंस। टेबल 12.3 में आपको एग्जांपल दिया है रेफरेंस के लिए, तो देखते हैं टेबल 12.3। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट। इंटरेक्शन बताई है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की किसी हैबिटेट में। तो देखते हैं क्राइटेरियन 1, इंटरेक्शन बतानी थी हमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, है ना, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को लेके। तो देखो इन्होंने लिखा है अर्थवॉर्म्स लिव इन मॉइस्ट सॉइल। अर्थवॉर्म है वो कहाँ पे रहता है, मॉइस्ट सॉइल में रहता है। मैनी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड। माइक्रोब्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पॉन्ड में। फिश लेज एग्स इन वाटर। मछली है वो एग ले कर सकते हैं कहाँ पे, वाटर में, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन थी, ठीक है। जैसे कि सॉइल हमारा अबायोटिक हो गया तो अर्थवॉर्म हमारा बायोटिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो फिश है वो हमारा क्या हो गया, बायोटिक हो गया, एंड वाटर क्या हो गया, अबायोटिक हो गया। अब देखो क्राइटेरियन 2 में क्या था, इंटरेक्शन था दो अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, मतलब दोनों के दोनों ही नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे हमारे। द डे टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट। अब वो कह रहा है कि दिन में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, किसकी वजह से, सूरज की लाइट की वजह से, है ना। तो देखो अब जो टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये हमारे किस में आ गए, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ गए। वाटर इज वेपोरेटिंग फास्ट ड्यू टू द सनलाइट। पानी वेपोरेट हो रहा है बड़ी तेजी से, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो वाटर और सनलाइट भी हमारा क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। एयर करंट इज ब्लोइंग स्लोली ऑन द वाटर सरफेस क्रिएटिंग जेंटल वेव। एयर करंट है वो ब्लो कर रहा है धीरे धीरे पानी की सरफेस पर, जो क्रिएट करता है जेंटल वेव्स को। द सॉइल नियर द पॉन्ड इज मॉइस्ट। और जो मिट्टी है पॉन्ड के पास वो क्या है आपका, मॉइस्ट है, ठीक है। कैसा है, मतलब कि वो नम है। अब देखो क्राइटेरियन 3 में था इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट। अब क्या है, इंटरेक्शन करानी है बायोटिक के बीच में, ठीक है, मतलब कि लिविंग ही होंगी। फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट्स, कि फ्रॉग है वो इंसेक्ट को खाता है। फ्रॉग भी हमारा क्या है, बायोटिक में आता है, इंसेक्ट भी बायोटिक में आता है। अ वाटर स्नेक ईट्स फिश। वाटर स्नेक है वो मछली को खाता है। फ्रॉग्स एंड फिश में compete फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स लार्वा। फ्रॉग और मछलियां हैं जो वो compete कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं छोटे इंसेक्ट के लार्वा के लिए। फिश लेज एग। मछली है अंडे ले करती है पानी में। नियर वेजिटेशन, नियर वेजिटेशन के पास, टू प्रोटेक्ट है उनको बचाती है, फ्रॉम अदर फिश और फ्रॉग्स, और फिर उनको अदर फिश और फ्रॉग से बचाती है। तो देखो क्या कर रहा है, जो एक्टिविटी 12.4 में यू अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, हमने अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन देखी है। अकर विथ इन अ हैबिटेट, एक ही हैबिटेट में अलग अलग टाइप की क्या है इंटरेक्शन को हमने होते हुए देखा है। फ्रॉम दिस, इससे यू कैन इन्फर दैट द बायोटिक कंपोनेंट। अब इस हमने क्या इन्फर किया कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर, जो किसी भी हैबिटेट में वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं।
ठीक है? पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम किसे क्या देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी हैबिटेट में, जब वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इंटरैक्ट विद abiotic components for food shelter and protection in an ecosystem। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिस इकोसिस्टम में, वो इंटरैक्ट करेगा अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, किस लिए, ताकि इसको फूड शेल्टर प्रोटेक्शन मिल सके। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। और जो अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, अबायोटिक कंपोनेंट के साथ, किसी इकोसिस्टम में। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स इन नेचर। नेचर में दो मेन टाइप के क्या है, इकोसिस्टम है। एक तो है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब हम किसे बोल देते हैं, जो जलिया है ना, पानी वाली, उसको, जैसे कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया और लेक हो गया। और जबकि दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आ जाता है हमारा फॉरेस्ट, फार्म हो गए, और इवन लार्ज ट्रीज लाइक बनियान। और क्या है, बड़े बड़े ट्रीज, जैसे क्या हो गया आपका, बनियान ट्री हो गया, ठीक है, और आपका मैंगो ट्री हो गया, और पीलखान, ठीक है, ये ट्रीज हो गए आपके। हैंस इकोसिस्टम्स कैन बी लार्ज और स्मॉल। इकोसिस्टम देखो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कैन यू फाइंड ओवरलैपिंग इकोसिस्टम्स इन फिगर 12.6। कि क्या आप फाइंड कर सकते हो इकोसिस्टम को ओवरलैप करते हुए इस फिगर में, इसको देके, ठीक है। तो देखो फिगर 12.6 शोज एन ओवरलैप ऑफ डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये जो फिगर दिखाया गया है, ठीक है, ये शो करता है ओवरलैप किसको, अलग अलग टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम को। अब देखो यहाँ पे जैसे दिखाया गया, ठीक है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम को इसने शो कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये माउंटेन है, कुछ फॉरेस्ट टाइप में है ना, तो वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को शो कर रहा है। इन दिस फिगर यू कैन सी अ स्मॉल रिवर। इस फिगर में हम देख रहे हैं एक छोटी नदी है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, और उसके साथ ही माउंटेन है। देखो हमें ये पहाड़ दिख रहे हैं, फॉरेस्ट दिख रहे हैं, ग्रासलैंड दिख रहा है ना, तो एंड फार्मलैंड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अभी हमने ऊपर रीड किया था ना, ये सब किसके होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। फार्मलैंड इज अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो देखो जैसे फार्मलैंड है, ये तो ह्यूमन मेड है क्योंकि इंसान ने ही इसको बनाया है, फार्म वगैरह, है ना। तो these ecosystems are interacting with each other at any given point। ये इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ किसी गिवन पॉइंट पर। इन एक्टिविटी 12.4, एक्टिविटी 12.4 में वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम। ये जो एक्टिविटी 12.4 की थी, हमने उसमें क्या देखा था, किसकी इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट्स की इम्पोर्टेंस और उनका इंटरेक्शन है जो भी इकोसिस्टम में, जैसे कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जरूरी है किसके लिए, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। इन प्लांट्स, प्लांट्स में सॉइल क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम, और जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके लिए, फॉर प्लांट ग्रोथ। एयर है, एयर क्या देता है, एयर देगा ऑक्सीजन, किस लिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के, एज वेल एज एनिमल्स, और एनिमल्स के। वाटर क्यों है जरूरी, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर तो हमें पता ही है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। दिस शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये शो करता है कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करता है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन ecosystem। Just as biotic components depend on abiotic components, abiotic components also depend on biotic component। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड करता है अबायोटिक कंपोनेंट पे, ऐसे ही अबायोटिक कंपोनेंट भी डिपेंड करता है बायोटिक कंपोनेंट पे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि जो प्लांट होते हैं, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। रूट क्या करते हैं, जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती है इन प्लेस जगह पर, एंड प्रिवेंट इरोजन, और क्या करती है, इरोजन से क्या करती है, रोकती है, यानी मिट्टी को बहने से रोकती है। एंड प्लांट्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर। प्लांट क्या करता है, मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, एंड
हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है। यू कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी एनी इकोसिस्टम इन योर सराउंडिंग। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो किसी इकोसिस्टम को अपने सराउंडिंग से। एंड ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, और ऑब्जर्व करते हो अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन किसके बीच में, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। वाइल स्टडिंग बायोटिक इंटरेक्शन, जब आप स्टडी करते हैं बायोटिक इंटरेक्शन को, नोटिस हाउ ऑर्गेनिज्म, नोटिस करें कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करता है एक दूसरे पे, किस लिए, फॉर फूड, फूड के लिए। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे इसमें दिखाया है इस तरीके से कि ये इंडिविजुअल है, ठीक है, एक यहाँ पे रैबिट है, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन, तो काफी रैबिट हो रहा है तो इनकी पॉपुलेशन बनी, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे हिरन भी दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमें क्या है, ये रैबिट भी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कम्युनिटी में आ गए, यहाँ पे इकट्ठे मिलके हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये सभी भी देखो सभी एक साथ हैं, यहाँ पे रिवर वगैरह भी है, माउंटेन वगैरह भी है ना, जो कि अबायोटिक है, प्लांट है, यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे लिविंग चीजें भी, तो इस तरीके से जो लिविंग है, ठीक है, सॉरी, जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग चीजें वो एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बनाता है, इकोसिस्टम को बनाता है। एक्टिविटी 12.5, लेट अस क्लासीफाई, आइए क्लासीफाई करते हैं। ऑब्जर्व फिगर 12.1 बी विच इलस्ट्रेट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम। स्टडी द पिक्चर केयरफुली, जो पिक्चर दी है आपको इसको बड़े ही ध्यान से स्टडी करना है। एंड स्पॉट द ऑर्गेनिजम्स लिस्टेड इन टेबल 12.4, ठीक है, और आपको क्या करना है, लिस्ट करना है टेबल 12.4 को, जो कि आपको क्या है आगे दिया गया है, ठीक है। तो देखो आगे टेबल हम करेंगे, जस्ट मैंने अभी आपको इसी फिगर के अकॉर्डिंग बता दिया था कि हाँ ये इसमें ये बायोटिक होते हैं और ये अबायोटिक होती है, बट अब हमें क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या करना है, आगे जो टेबल दी गई है उसे हमें क्या करना है, फिल करना है। यूजिंग द इंटरनेट ऑन योर स्कूल लाइब्रेरी, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में नेट की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है व्हाट डू दीज ऑर्गेनिजम्स ईट, कि ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने अपने ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में, हमें टेबल दी गई है। बाय आइडेंटिफाइंग वेदर ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ओनली ऑन प्लांट, आपको देखना कि हर ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ प्लांट खाता है ना, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाता है, ओनली ऑन एनिमल्स, किसी जानवर को खाता है, और ऑन बोथ, या वो दोनों को खाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें। टेबल 12.4, ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की ईटिंग हैबिट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नेम है, अब हमें बताना है ये फोटोसिंथेसिस इसमें होती है या नहीं होती है, ठीक है। आगे बताना है कि चलो एक एक करके पहले इसे देखते हैं। देखो हॉर्स है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें नहीं होगी, ठीक है। वल्चर्स में भी नहीं, है ना, ये भी नो, स्क्विल में भी नो, माउस में भी नहीं, मशरूम में भी नहीं, बट ट्री में होता है, तो ये यस है। सेकंड टेबल में था फीड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, कि वो क्या खाते हैं, द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट भी, हाँ इसको खाते हैं, ठीक है। तो मैं यस नो में ही राइट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, बट जो वल्चर्स है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। बंगाल फॉक्स है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा क्या है, बंगाल फॉक्स, यस, इट्स नो। स्क्विल का आपका आ जाएगा यस, यस, नो, नो, ठीक है। आगे बताना फीड ऑन एनिमल, जानवर को कौन खाता है, हॉर्स खाता है, नो। वल्चर्स, वल्चर्स खाते हैं, ठीक है। और जो बंगाल फॉक्स है, यस, ठीक है। आगे शिकरा है, यस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने हैं। स्क्विल का भी यस, माउस भी, मशरूम नो, ट्री नो, ठीक है। अब बताना है, देखो इसमें तो हमने बता दिया फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है, इसमें हमने बता दिया कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को कौन कौन ले रहा है,
ठीक है, मतलब लेते हैं या नहीं है, ठीक है। ये बताना है कि फीड ऑन एनिमल, जानवर को खाते हैं, तो ये मैंने यस नो में बता दिया है, ठीक है। आगे यहाँ बताना फीड ऑन बोथ, कि वो प्लांट भी खाए और एनिमल्स को भी खाए। तो जैसे हिरन है, हिरन सिर्फ प्लांट को खाता है, ठीक है, और ये भी सिर्फ क्या करता है, ओनली ऑन, ये किसको खाता है, प्लांट को ही, ठीक है। और वल्चर है, वल्चर खाते हैं एनिमल को, ठीक है। आगे है बंगाल फोक्स है, ये बोथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोथ लिख रही हूँ कि मतलब ये दोनों को ही खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड शिकरा, ये भी आपका एनिमल, ठीक है। आगे है स्क्विल है आपका, ये बोथ, ये भी आपका बोथ में आएगा, ये भी दोनों को ही खाते हैं। मशरूम, मशरूम का आपका क्या आ जाएगा, नो, ठीक है, नाइदर प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। और ट्री है ये आपका, ये हो जाएगा आपका नन। हाउ डू प्लांट गेट दियर फूड, प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे लेते हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स मेक दियर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। हम पढ़ते आ रहे हैं, काफी पहले से आपके पास आ जाता है ना छोटी क्लासेस में, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए जो प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप मीन्स फूड, यानी कि सेल्फ से, खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करना। Organisms that cannot produce their own food and depend on other organisms for their food are called consumers। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं वो अपने फूड के लिए, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, और हेट्रोट्रोप्स कहेंगे, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोप मीन्स फूड, यानी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, वो अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है। लिस्ट द हेट्रोट्रोप्स फ्रॉम टेबल 12.4। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपको टेबल हमने की अभी, ठीक है, इसमें आपने बताने हैं कौन से क्या है, हेट्रोट्रोप हैं, ठीक है। जो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका हेट्रोट्रोप में आ जाएगा, ठीक है। organisms that eat only plants are called herbivorous। और जो organisms क्या कर रहे हैं, आप किन्हें खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, herbivorous कहेंगे। सच एज deer and hare, ठीक है, जैसे कि हिरन हो गया, खरगोश हो गया। दोज दैट ईट ओनली एनिमल, और जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्निवोर्स कहेंगे, जैसे कि लेपर्ड। ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी खा रहा है और एनिमल दोनों को ही खा रहा है, उसको हम कहेंगे ऑमनिवर्स, जैसे कि क्रो, कौवा हो गया, फोक्स हो गया, एंड माइस हो गया, ठीक है। ये दोनों को ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी, और किसको खाएंगे, ये एनिमल को भी, ठीक है, उनका भी खाते हैं। तो ये था हमारा आज चैप्टर 12 का पार्ट 1। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। इजी चैप्टर है ना, इजी कॉन्सेप्ट है आपके ये। इसमें आपके पास हाँ इकोसिस्टम हो गया, बायोटिक अबायोटिक है ना, ऐसे ये कुछ आपको न्यू वर्ड सुनने को मिले होंगे जो आगे भी आपके काम आएंगे, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में भी आपके पास आएगा ऐसा ही। तो अभी अच्छे से पढ़िए, समझिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।